परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव होता है। अब इस समय का चुनाव जो सरकार चल रही है, जो उसका विकास का मुद्दा है, उससे जन जन प्रभावित है। इस समय जन जन प्रभावित जो इसकी योजनाएं हैं सबको मिल रही। इसके पहले जो सरकारें थी वो सब तक नहीं पहुंची थी। क्या पैसा योजना सबके पास थी, लेकिन सबको नहीं मिल रहा था। लेकिन इस समय जो योजनाएं हैं उनकी सम्मान निधि की है, फ्री राशन की है, बिजली की है, जो भी योजनाएं हैं उनकी सबको जन जन को मिल रही है। आपने जन जन योजनाओं का जिक्र किया, तो मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा, जन योजना में गैस सिलेंडर भी आता है, उसे आप किस रूप से देख रहे हैं? हम गैस सिलेंडर को देखिए जन जन तो पहुंच गया, वो भी इसके पहले नहीं पहुंचा था। कुछ विशेष लोगों के पास रहता था, उनको कह दीजिए बड़े लोगों के पास रहता था। अब गैस का सबके पास पहुंचा। लोग कुछ कहते हैं कि महंगा हो गया है। महंगा होने का तो मतलब ये होता है कि जो चीज़ पैसा तो बढ़ता नहीं। जैसे हमारे यहाँ का गोल्ड के हिसाब से हमारा जो है मुद्रा बनती है। तो जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन एक वैक्सीन का मैंने सुना है, मैं तो नहीं जानता कि कितना है, लेकिन मैंने सुना है कि लगभग 3,000 रुपये की एक टीका लगता है। और 1.5 अरब आबादी को टीका लग गया फ्री में। यही टीका अमेरिका में लगता है पैसे से 2,500 रुपये लगता है। अमेठी की नहीं, आप वैक्सीन की अगर बात कर रहे हैं तो इससे पहले भी जो है सरकारें टीकाकरण फ्री देती रही हैं। आपने पोलियो की ड्रॉप भी देखा होगा, वो भी फ्री में रहा है। और मैं अगर बात करूं कि खसरा के टीके भी लगे हैं, वो भी फ्री में रहे। तो ये तो एक मुद्दा नहीं है, सरकारें आई हैं, उन्होंने मुद्दा नहीं है, लेकिन जितनी प्रभावी बीमारी ये थी उतना और नहीं था कि उसका फ्री टीका लग जाता। इसमें जो टीका लगा, इतना रुपया खर्चा हुआ, आखिर रुपया कहाँ से आएगा? तो जो हमारे पास सामान है उसी पर तो कुछ महंगाई जाएगी। और महंगाई का असर तो लोग कहते हैं, कुछ लोग जैसे हैं, कुछ विरोधी दल वाले कह देते हैं कि महंगाई आई, लेकिन महंगाई का क्या असर है? आज एकदम भुखमरी नहीं है। यही जो फ्री राशन ना बटा होता तो सोचने की बात है कि कुछ लोगों को भूखमरी फैल जाती, खाना नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कभी कि कहीं किसी गांव में चले जाएं तो कहने कोई आदमी भूखा मर गया। ये सरकार की ईमानदारी की योजना है, तभी तो हो रहा है। तो अब हम गैस सिलेंडर हम बांटते हैं, कहते हैं कि महंगा हो गया। ये तो महंगा तो होगा ही। जो चीज़ अफराद बनेगी, जैसे बिजली है, अब जो बिजली पूरा मिल रही है, बिजली 18 घंटे मिल रही है, तो जो उसका उत्पादन होगा तब तो कुछ महंगाई आएगी ही। भाई कहते हैं कि हम फ्री दे देंगे बिजली। पिछली सरकारों में बिजली मिलती ही नहीं थी, फ्री देने की क्या बात रहती है? और महंगाई का क्या असर है? मोटरसाइकिल घर घर हो रही है, टीवी घर घर हो रही है, सब कुछ, तो कोई परेशानी है। चाय की दुकान में देखो 50 लोग बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। अगर महंगाई होती तो क्यों यहाँ बैठते? तो महंगाई का क्या असर है? कहने की बात होती है कि महंगाई है, और हम तो सुने हैं कि भाई महंगाई से ही विकास दिखाई पड़ता है। अब और क्या, और क्या बताऊं मैं आपको? अच्छा, और भी लोग हैं, मैं आऊँगा आपके पास वापस। अच्छा, जो अमेठी का चुनाव हो, ये आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक? ये अमेठी का चुनाव जो हो रहा है, ये सरकार के विकास पे हो रहा है। जो सरकार विकास किया है, जनता इस पर मूड बनाए हुई है कि सरकार ये विकास किया है। राष्ट्रवाद इसके अंदर है, इस सरकार के अंदर। और 3 राष्ट्रीय मुद्दे इसने हल किया। एक 370 धारा, जो भारत में संविधान एक लाया। पहले 2 थे, वहाँ का अलग था। और एक पुराना मर्ज था कई वर्षों से, मुगल पीरियड से, अयोध्या का मंदिर, वो भी सॉल्व हो गया। और एक जो मंदिर का मामला राष्ट्र का कैसा हो गया? ये तो यहाँ तो धार्मिक मामला हो गया ना, ये तो। हाँ, धार्मिक तो है। आप इसे राष्ट्र का मुद्दा कैसे बता सकते हैं? राष्ट्र का मुद्दा तो ये हो गया, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को विकास हो, रोड बने, बिजली मिले, लोगों को शिक्षा मिले, नौकरियां मिले। बिना धर्म के राज नहीं चलता है। अच्छा। जिस राज में धर्म नहीं होगा, वो राज चौपट हो जाएगा। ये आप जान लीजिए। हाँ, बिना धर्म के राज। हमारे जो भारत है, भारत के अंदर अनेक धर्म हैं और यहाँ पर सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन क्या लगता है कि अब जो धर्म से जोड़ा जाए और वो जो बाकी लोग हैं वो फिर किधर जाएं? नहीं, सब धर्म बराबर हैं। सभी अपने अपने धर्म को माने। अगर किसी धर्म में कुरीतियाँ हैं तो
ये सरकार उस कुरीतियों को हटाया। हाँ। जैसे 3 तलाक, हाँ, लड़कियां शादी हो रही है हाँ, मोहम्मदनों में, हाँ, और वो बॉम्बे में है, अरब में है, तो वहीं से 3 तलाक बोल दिए। हाँ। 3 तलाक बोल दिए तो बेचारी जाए कहाँ वो इसका लड़की? पूरा प्रोसीजर आपको मालूम है कि ट्रिपल तलाक पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मुद्दा है वो हिजाब है। अगर आप ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाते हैं तो फिर लड़कियों के सर से दुपट्टा क्यों हटाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, गहरा सवाल हिजाब पे। हिजाब तो देखिए, एक दुपट्टा होता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिजाब एक दुपट्टा होता है जिसे सर पर ढका जाता है। अगर हम अमेठी या कहीं भी उत्तर प्रदेश के या किसी भी कोने में जाएं तो वहाँ पर अलग अलग कल्चर है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक कल्चर है, महिला अपने साड़ी से पल्लू करती हैं और दुपट्टा रखती हैं। क्रिश्चियन में अलग अलग मुद्दा है, लेकिन उस दुपट्टे को हटाने की कौन कोशिश कर रहा है? कोशिश ये है जहाँ सार्वजनिक हाँ। या सरकारी, हाँ, वहाँ ये मतलब ये ठीक नहीं है। ये मुद्दा किधर है? ये राष्ट्र का मुद्दा है या फिर वैसी ये मुद्दा? राष्ट्र का मुद्दा नहीं है। हाँ, ये हिजाब राष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये व्यक्तिगत मुद्दा है जो उठा ले। तो ऐसा तो नहीं है जो जो आता हूँ मैं आपके पास आता हूँ। जो चुनाव में कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम का एक फेज बना दिया जाता है चुनाव में, तो वो हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको? ये तो एक किया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं है और हम मुसलमान नहीं है, हम सिख नहीं है, बराबर सबको विद्यालय में लेवल रखने के लिए किया जा रहा है कि चाहे वो हिंदू का व्यक्ति हो चाहे वो मुसलमान का व्यक्ति हो, वो हिजाब पहन करके वो सिद्ध करता है कि मुसलमान है। और ये सरकार चाहती है कि ना हिंदू ना मुसलमान सबको एक साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास लेकर के विकास के मुद्दे पर काम करना चाहिए। उसको अन्यथा लोग लेकर के अफवाह फैलाना चाहते हैं। सरकार का ये इरादा नहीं। इक्वलिटी की बात आती है तो ड्रेस कोड होता है। अगर कोई बेटी या कोई बच्ची अगर अपने सर पे दुपट्टा रखना चाहती है तो उसको दिक्कत क्या? तो उसमें पता चलेगा ना, दुपट्टा रखेगी तो सिद्ध हो जाएगा ना, तो मोहम्मद में वो हिंदू है। विद्यालय जा रहे सारे बच्चे एक समान से जाएं, क्या दिक्कत है? अपने व्यक्तिगत अगर वो मेले में जा रही है या किसी निमंत्रण में जा रही है तो चाहे हिजाब पहने चाहे बुर्का पहने, कोई उसके लिए रोक टोक तो है नहीं। सिर्फ विद्यालय के लिए रोक टोक है। भाई बुर्का पर दुपट्टे पर कोई रोक थोड़े है। कोई जो जहाँ पर ड्रेस कोड है वो तो सब जातियों के लिए, सब धर्मों के लिए एक है ना। वहाँ कोई एक विशेष व्यक्ति का धर्म के लिए, विशेष जात के लिए तो नहीं है। वो तो कहाँ दुपट्टे पर रोक है, कहाँ बुर्के पर रोक है, कहीं रोक नहीं है। इसका अब तार्किक, अब लोग तार्किक देने लगे हैं कि अगर दुपट्टे से दिक्कत है, हिजाब से दिक्कत है, तो लड़कियां सिंदूर पहन लगा कर आती हैं, जो मैरिड हो जाती हैं वो सिंदूर लगाकर कॉलेज जाती हैं। और कुछ ऐसे भी हैं, उनका तार्किक ये भी आ रहा है कि लोग कड़ा पहन कर आते हैं, सिख कम्युनिटी के लोग पगड़ी बांध करके आते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सरस्वती माता की जो है पूजा होती है। तो क्या ये फिर किस देखिए हर ड्रेस की अलग अलग परिस्थितियां हैं। हिजाब जो है वो ड्रेस जो है वो इसको कॉलेज में बैठ करके, क्लास में बैठ करके पढ़ने का नहीं है। कोई सिंदूर लगा लिया, कोई रुमाल ले लिया, तो उससे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। रुमाल सब जेब में रखे हुए। तो फिर दुपट्टे से क्या डिस्टर्बेंस हुआ? दुपट्टा तो सब लिए रहते हैं। दुपट्टा हिजाब में अंतर है। नहीं, दुपट्टा ही होता है जो सर पे बालों को ढक लेता है। नहीं, दुपट्टे से सर में रखने का नहीं है। ये बुर्के का हिजाब का है। ये सर रखने का नहीं है। दुपट्टा तो कंधे पर रखे रहती हैं, सब लड़कियां रखे रहती हैं। कंधे की नहीं बात हो रही ना, वो सर की बात हो रही है। चाहे जिस जात की हो, चाहे जिस जात हो, दुपट्टा सब रखती है। कहाँ दुपट्टे पे इतराज है किसको? दुपट्टे में कोई जैसे सिंदूर सर में लगाया जाएगा, दूसरी जगह नहीं लगाया। नहीं, सिंदूर पे कौन लगाता है? सिंदूर लड़कियां सब जाने कहाँ सिंदूर लगाए रहती है। मैं स्वयं लड़कियों के कॉलेज में पढ़ाया हूँ, हमको तो सिंदूर लगाए कोई लड़की नहीं दिखाई देती। जिनकी शादी हुई वो सिंदूर नहीं लगाती? लगाना चाहिए, लेकिन कॉलेज में लगा करके मैंने नहीं देखा किसी को सिंदूर लगा के जा रही हैं, टीका लगा के जा रही हैं। वहाँ कोई इसकी ऐसी बात नहीं रहती कि कोई धर्म का प्रदर्शन करते वहाँ जाए। अच्छा, मैं विशेष चुनाव के सुन ले, प्रदर्शन की बात है, प्रदर्शन ना हो वहाँ पर। वहाँ पर एक समान सब लोग जाए। भाई क्लास में अध्यापक, उसके लिए ड्रेस कोड है, उसके लिए ड्रेस कोड नहीं, क्लास में अध्यापक एक पढ़ाता है। सारे बच्चे रहते हैं, चाहे जिस जात के हों चाहे जिस धर्म के हों, सबको एक समान पढ़ाता है। अगर उसमें सब अपने अपने ढंग से बैठना शुरू कर दें, अपने अपने ढंग से पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या पढ़ा पाएगा? गड़बड़ तो ये है कि जो अलग अलग लोग बना रहे हैं, कोई भगवा पहन रहा है, कोई हिजाब पहन रहा है, कोई क्या कर रहा है। समस्या तो इसकी है ना कि एक समान लड़के जाए ना। वहाँ झगड़ा तो इसका है। इस पर सर से पगड़ियाँ भी उतरेंगी।
सर से पगड़ियाँ काहे पगड़ियाँ उतरेंगी? टोप सुनिए, सर रखने के लिए, सर पर रखने के लिए कौन रोक रहा है? वो सर पर रखने वाला ऐसा ना हो कि बन जाए उसका दूसरा रूप बन जाए, ऐसा तो नहीं है। सर पर अगर रुमाल रख लिए हैं, गर्मी लग रही है, रुमाल से आप हवा कर दे रहे हैं तो उस पर तो कभी कोई रोक नहीं रहती। स्पेशली जो है एक ऐसा वो ड्रेस है कि उससे मालूम देता है कि एक प्रदर्शन हो गया है। हम मुद्दे से भटक गए। हम आते चुनाव पर। अमेठी के चुनाव हैं, क्या लगता है कि ये चुनाव जो हो रहे हैं, अब इन चुनाव में एक गायत्री प्रसाद प्रजापति थे जिन्हें लोग जानते हैं बाखूबी, अब वो 5 साल से जेल में है। क्या लगता है कि उनके लिए चुनाव कठिन होगा? टिकट मिला उनकी पत्नी को? चुनाव देखिए, चुनाव वोटिंग हमेशा काम पे करनी चाहिए। आज देखिए, आज हम कोई भी सुविधा लेने जाएं, जैसे पहले क्या था, कोई योजना आती थी, लोग जाते लंबी कतारें लगाते थे। लंबी कतारें मतलब कहीं कहीं 100 से 500 रुपये तक घूस देते थे वो फार्म लेने के लिए। आज क्या है, किसी भी जन सुविधा पे जाके आप किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, आप जाके अपना ऑनलाइन कर दीजिए, आप उसके पात्र हैं, आपका काम हो जाएगा, एक पैसा नहीं लगेगा। दूसरी, हर कोई भी योजना हो, सभी ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं, इसमें कोई जात का मतभेद नहीं है। राशन बढ़ रहा है सबके लिए। गैस के बाद अभी महंगाई पे आप आए, पहले क्या था, गैस मात्र 400 थी, 450 लोग कहते हैं। क्या होता था, अगर शादी पड़ गई, वही गैस हमको 1500-2000 में ख़रीदना पड़ता था। तो क्या होता था, वो पैसा कौन खाता था? बीच की बिचौलिए। 2000 रुपये का गैस ब्लैक में, अगर ब्लैक वो मिल नहीं पाती थी, कितना गैस आती थी? मुश्किल से एक गांव में 10 या 5 लोगों के पास गैस थी, फिर भी लंबी लाइनें लगती थी। अगर शादी पड़ गई तो हमको 10 सिलेंडर की ज़रूरत है तो ब्लैक में लेना पड़ता था। वो सिलेंडर 1000 से 1500 में मिलता था। वो 1500 किसके भी खाते में जाता था? बिचौली के। आज हमारा ठीक है 1000 हो गया है, कम से कम हमें संतोष है, वो सरकारी खजाने में जा रहा है, उससे दूसरा काम होगा। स्वच्छ शौचालय पर ले लीजिए, निर्मल भारत अभियान चला था, एक स्वच्छता मिशन चला था, कहाँ गए उसके शौचालय? किसी को मिले? किसी को मालूम ही नहीं होगा कि ये योजनाएं चली थी। आज क्या है, स्वच्छ भारत मिशन का शौचालय प्रत्येक व्यक्ति के खाते में जा रहा है, उसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है और डायरेक्ट शौचालय बने। आज देख ले, गंदगी काफ़ी हद तक दूर हो गई है। और एक बहुत लोग कहते थे कि 12,000 में क्या हो जाएगा। 12,000 में हुआ है, 12 नहीं, अपना सिर्फ मजदूरी कर लेते हो गए। 12,000 में शौचालय बन जा रहा था। और उसमें ये है कि अब आप टाइल्स लगवाइए। मैं अमेठी में ही एक जगह इंटरव्यू कर रहा था, तो वहाँ पर कुछ महिलाओं से मैंने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि खेत में जो है सांड चढ़ जाते हैं कि, और जो सरसों का तेल है वो 220 रुपये लीटर है। उसे किस नज़र से देखिए, सरसों के तेल की जहाँ बात है, जब पैदावार कम होगी, वास्तविकता यह है कि 200 महंगा ही नहीं है। सरसों कम से कम 70-80 में बिकना चाहिए, गेहूं कम से कम 40 में। किसानों को कितना घाटा हो रहा है इतनी मेहनत करने के बाद। MSP पे जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के अंदर, चारों बॉर्डर घेर के बैठे हुए थे, वो अपनी मांगों पर सही थे। हम भी कर रहे थे, हम भी यहाँ से जितना हो सकता है करते हैं। हम भी किसान संघ से हैं, लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि तुरंत यार काम हो जाएगा। अरे तो वो 13 महीने बैठे रहे। 13 महीना बैठे रहे, इतना जितना गल्ला होता है, अकेली सरकार MSP नहीं खरीद सकती है। मान लो ये कह दे सभी खरीदे, सभी को लगा दे, जितने व्यापारी हैं कि आप इससे कम में मत खरीदिए, और व्यापारी धनित होता है, वो बंद कर देगा, 1 महीने का हम गल्ला नहीं खरीदेंगे। हम किसान माल, सुनिए 1 मिनट, ये बहुत अच्छा सवाल। मैं आपके पास आता हूँ लौट के। आपने कहा कि जो मतलब लोग खरीदेंगे, जो प्राइवेट कंपनियां खरीदेंगे, फिर उन्हें भंडार की सुविधाएं क्यों दी जा रही थी? आप मुझे ये बताइए, सुविधाएं जो दी जा रही थी कि आप असीमित भंडार कर सकते हैं, वो सही फैसला था सरकार का? बताइए। सीमित भंडार मतलब, अगर जैसे भंडार सीमित नहीं, असीमित भंडार, अगर भंडारण नहीं होगा, इतना पैदावार हमारे यहाँ हो रही है। आज देखिए, सरकारी खरीद होती है, क्या सारा सुरक्षित रखा रहता है? सरकार की जिम्मेदारी कहाँ पे? सरकार जिम्मेदारी, देखिए, एक संस्था इतनी जल्दी पूरा अकेले नहीं कर सकती है। ये पहले सरकारों को करना चाहिए था, व्यवस्था बनानी थी। अब जब इतनी जल्दी एकाएक 5 साल में, 70 साल में हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 70 साल में देश के अंदर कुछ हुआ ही नहीं, तो आप ये मुझे बताइए, क्या लगता है कि 70 साल में कुछ होगा? हो रहा है। आज देखिए,
आज मान लो धान की पूरत नहीं खरीद हो रही है, पहले भी मैं ले गया हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, 10-12 कुंतल धान ले गया था। एक गांव का 2 से 3 लोग ले जा रहे थे, वही धान बेचने के लिए 8-10 दिन लगे। अब की बार भी लगा, लेकिन किसानों की संख्या बढ़ी है ले जाने में। जब पहले 500 कुंतल जाता था, आज 5000 कुंतल जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन धीरे धीरे कुछ होगा ना, एक साथ में कहो पूरा सही हो जाए, कैसे हो जाएगा बताइए आप। हम अपने परिवार का एक साल में क्या 4 चलंग मकान बना लेते हैं, नींव रखते हैं, मकान बनाते हैं, छत डालते हैं, प्लास्टर होता है, उसके बाद लाइटें वगैरह लगते हैं, इसमें 2-3 साल लग जाते अब हम अमेठी के लोकल मुद्दों पर आएंगे। लोकल मुद्दे पर आते हैं। अमेठी के विकास के लिए अब तक क्या क्या हुआ? सर अमेठी में सर सब कुछ हुआ है। कोई ये कह दे कि अभी तक क्या नहीं हुआ है, तब मुझ पर बताएं। पूर्ण रूप से स्मृति ईरानी सांसद हैं। स्मृति ईरानी की अगुवाई में जो कार्य रुका हुआ था पूरी अमेठी का, इसके पहले कांग्रेस की विधायक थी, कांग्रेस के सांसद थे, वो सांसद निधि का पैसा यहाँ पर अमेठी में नहीं खर्च करते थे। अगर शायद वो सांसद निधि का पैसा यहाँ खर्च कर देते तो अमेठी नहीं आज स्वर्ग दिखाई देता। चलो, बाहर से लोग अमेठी को देखने के लिए आते हैं। वास्तव में इसके पहले जब अमेठी आ जाते थे तो अमेठी में गड्ढे के अलावा कुछ नहीं दिखता था इस सांसद में, कांग्रेस के गढ़ में। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला अमेठी अब भाजपाइयों का हो चुका है, ऐसा लोग कहते हैं। और कितना ये तर्क सही है, कितना गलत है, क्या लगता है सर, ये तर्क सही है लोगों को? एकदम सही है। अब इसमें अब जो जब से भाजपा सरकार हुई तब से बहुत परिवर्तन हुआ। मैं तो इसी चौराहे पर पहले भी बैठता था, आज भी बैठ रहा हूँ। इतनी गाँव में यहाँ पर सारी बिल्डिंगें, अब तो गाँव में लग रहा है कि शहर होता जा रहा है। रात में आप देख लीजिए, चमाचम गांव की गलियां हो गई हैं, कि झूठा नहीं है कि हम एक तरफा कर रहे हैं। अब गांव की गलियां देखिए, लगा एकदम चमाचम हो गई हैं। देखिए अमेठी अब शहर दिखाई पड़ने लगा। यही तो सपा सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, यही बाईपास के लिए पता नहीं कितनी लोग कोशिश किए, कभी बन नहीं पाया। चारों तरफ से समझ लीजिए खाई बन गई, ऐसी बढ़िया सड़कें बन गई। अमेठी का ओवरब्रिज जो आज सांसद स्मृति ईरानी की देन है, जो बन गया, ये कभी बन नहीं पाता था। इसके पहले अमेठी की क्या पोजीशन थी? अमेठी में अगर एक खंभा टूट जाता था तो 6 महीने लोग बांस होता है ना, बांस पे तार लपेट करके काम चलाते थे। एक अगर ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 6 महीने बाद पावर हाउस या विद्युत विभाग के कर्मचारियों के पास चक्कर लगाते फिर भी नहीं मिल पाता था। मिलता भी था तो लोग गांव में चंदा इकट्ठा करके उसका शुल्क दे करके और ये साधन की व्यवस्था करके खुद ला करके खुद उसमें मेहनत करके तब जाके लगवा पाते थे, तब कहीं होता था। आज 18 घंटे लोगों को बिजली मिल रही है, लोग स्वतंत्र हैं, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, सड़क पर काम हो रहा है। सरकार इतनी अच्छी कार्य कर रही है कि हर क्षेत्र में हर प्रकार के वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है। इसलिए यहाँ पर फिर से महाराज संजय सिंह पूर्ण बहुमत से अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फिर से पुनः पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। चुनाव का जो माहौल है वो जनता तय करती है कि आखिर मोड़ किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। और हम ये चाय के नुक्कड़ जो थे, यहाँ पर चर्चा पॉलिटिकली होती रहती है और लोग ही तय करते हैं और यही चर्चाएं लोगों को विजेता बनाती हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।